नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 3 समझेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कौन शासन चलाएगा? अंग्रेज। इसके पिछले चैप्टर में हमने देखा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने, ठीक, मुनाफा कमाने, लेकिन कैसे वो धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर ली, अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। अब आइए कैसे ग्रामीण क्षेत्र पे उसने शासन चलाया इसके बारे में समझते हैं। और सबसे पहले चैप्टर शुरुआत होता है एक चित्र के साथ। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कंपनी दीवान बन गई। कैसे? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। ठीक, खुद ही सोचिए, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान जब तैनात किया कि आज से आप बंगाल के दीवान हुए, तो जरूर ही ऐसा रहा होगा कि घटना ये कैसे 2-4 अंग्रेज रहे होंगे और 2-4 हिंदुस्तानी रहे होंगे, और रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में एक छोटे से कमरे में घटा होगा घटना। ये नहीं कि पूरे जनता के सामने कहा जा रहा है आज से आप बंगाल की दीवानी संभालिए। लेकिन ऊपर दिए गए इस चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी, और ये रहा तस्वीर कि ये हैं मुगल बादशाह और ये हैं रॉबर्ट क्लाइव जो दीवानी अधिकार बिहार और उड़ीसा की प्रदान कर रहे हैं। मार लोग खड़े हुए हैं, एकदम समारोह टाइप का हो रहा है। इसका मतलब है हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बड़े उस नेता, बड़े पावरफुल पर्सन के तौर पे याद रखा जाए। तो इसलिए ये बड़ी घटना थी, इसलिए इतना भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। ठीक, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। ये सब बातें अंग्रेजों को समझ में आ रही थी। अब ये काम कैसे हो, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। अब देखो भाई, कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थीं। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती
चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। ये देखिए, ये एक चित्र है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। हाट यानी बाजार, हाट सुने नहीं कि बाजार हाट, तो वो बाजार है, एक बाजार लगा हुआ है इस चित्र में। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें नियमित चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। बाज़ार लगता था, देखिए बाज़ार लगा हुआ है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी लोग खरीदने आ रहे हैं। तो हुआ क्या, खेती-वेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। हुआ क्या, खेती में सुधार की ज़रूरत लग रही थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। ये काम कैसे किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली और आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि क्या लिखा हुआ है? जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया, उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत बारी पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस। याद रहेगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समस्या क्या थी? समस्या, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार करने की परवाह नहीं थी। ये देखिए, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन है। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। क्या लिखा था? बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? ना ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। अब आपको क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित क्यों हैं? अभी समझाया, उसी को सोच के बताइए। तो जमींदार तो भाई
ज़मीन में सुधार करने को तैयार नहीं थे। तब क्या करना? दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो दमनकारी तो था ही। हुआ क्या? तब एक नई व्यवस्था स्टार्ट करी गई। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का जो ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल कहते थे, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। समझ में आई बात? तो यानी महालवारी बंदोबस्त किसके समय में आया था, कौन लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी या होल्ट मैकेंजी। और स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, किसके समय में था? तो किसके समय में था? अभी आपको बताया है कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक। महाल क्या होता था? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी या एक गांव या गांव का एक समूह होता था। ये देखिए, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो, उसकी फोटो बनी हुई है। मुनरो व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थी, इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसान यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये कम से कम स्थायी बंदोबस्त से तो ठीक ही था। बावजूद इसके सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो आजकल उत्तर प्रदेश है, यहाँ एक और क्वेश्चन बना कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ,
महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ये सब कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझा जाए। ये देखिए, पहले तो देखिए दो चित्र आपके सामने बने हुए हैं। ठीक, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी में भारत में बना है और मारिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध है, जो कि इंग्लैंड में बना है। जूम करें, दोनों चित्र को मिलाओ। ये कलमकारी छापा है, वो मारिस कॉटन छापा है, एक भारत में एक इंग्लैंड में। क्या रंगों का भी कोई इतिहास है? अब ये जो चित्र नंबर 5 और 6 बना हुआ है, इसमें सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकर, ये आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाए गए हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ये चीज़ तो कॉमन आपको दिख ही रही होगी। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये रंग किस तरह से पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है, वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत के नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लग गए। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज यानी जो कपड़ा रंगने वाले हैं, अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ये नील कहाँ से मिल सकता था? बागान क्या होता है जरा समझ लीजिए। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। जैसे चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं। तो भाई नील कहाँ से मिल सकता था? यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। वो कहा कि मौका मिला है, चौका मारो,
कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हो गई। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अगर देखिए नील की खेती होती कैसे थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। देखिए एक चित्र बना हुआ है, सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। सेंट डोमिंगो गुलाम बगावत कर रहे हैं 1791 में। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो, जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, वैसे ही फ्रांस ने वहाँ उपनिवेश बना रखा था। कहाँ पे? कैरिबियाई द्वीप समूह में। सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। इसीलिए आप देखें 1792 में के बाद से नील की खेती ठप हो गई और ये इसीलिए देखिए 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कैसे 95% हो गया। ये सब भी कारण था। देखिए कैसे बगावत कर रहे हैं सब लोग। ठीक, सब अफ्रीकी गुलाम है सब। गुलाम अभी बताया था, गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ऐसा व्यक्ति गुलाम कहलाता है। निज खेती की समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के लिए प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा, जैसे 1000 बीघा जमीन है तो बीघे का माने क्या होता है? जमीन की एक माप है। ठीक, जैसे विश्व आप सुने हैं,
या स्क्वायर फुट, ये सब ऐसे ना ज़मीन की माप, वैसे ज़मीन की एक माप है बीघा। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूरों को नील की खेती करते हुए दिखाया जा रहा है और भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। ये चित्र देखिए बना हुआ है, ये एक फिगर बना हुआ है। इसमें खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नीलों के पौधों के गट्ठर हैं। जैसे आजकल आप देखते नहीं, गन्ना वन्ना ढो के लाया जाता है, वैसे देखिए नील के पौधे ढो के लाए जा रहे हैं फैक्ट्री के लिए। ठीक। और नील का उत्पादन कैसे होता था, ये देखिए, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है। जहाँ खेत होता था वहीं बगल में कारखाना। विलियम सिम्पसन ने चित्र बनाया है। कैसे करते थे समझिए। ये पूरा एक पेज बहुत छोटा छोटा आपको दिखेगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। ठीक। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। ये रहा हौद, ये बड़ा बड़ा टैंकर टाइप का। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। ठीक। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किड़वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरा हौद यानी ये देखिए बीटर वाट, ये बना हुआ है ना, ये में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से ही खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लेके आती थी। देखिए, ये औरतें ढोकर ला रही हैं और फिर ये एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा। नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल, ये देखिए पैडल लेके खड़ा है और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। और ये अगला चित्र है जिसमें बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये देखिए, ये सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं और ये मोहर लग रही है। ठीक है, तो ये नील की खेती ऐसे होती थी, मतलब नील तैयार ऐसे होता था। कुल मिला के
ये जो प्रक्रिया थी, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थीं। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी और इसीलिए नील विद्रोह हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ये देखते हैं। ये पूरी कहानी आप समझे तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि नील विद्रोह क्यों हुआ था। अब तक आपने समझा कि नील की खेती किस तरह से कराई जा रही थी, क्या समस्याएं थी उसमें। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता, जो एजेंट आते थे कि लगान लाओ दो, उनकी पिटाई करी गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मैजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। जरा देखिए, नील गांव का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे, जिनमें से एक गीत इस प्रकार है। कैसे था? मौला हाथी के बगान, मालिक की लंबी लंबी लाठियों दूर इकट्ठी पड़ी है। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार है, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। कुल मिला के जब मैजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी।
नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना करी। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे और जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो बेसिकली आप पूरा समझे कि कैसे नील, आप जब चंपारण आंदोलन समझते हैं कि नील की खेती कराई जाती थी, 3 कठिया पद्धति थी, ये सब शुरू हुआ था नील की खेती से। उसका पूरा इतिहास आपने समझा। तो एक तरह से पहला नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में बंगाल के लोगों ने किया था और जब बंगाल में मना हो गया तो बिहार खिसके और बिहार में फाइनली खत्म हुआ 1917 जब गांधी जी आए और उन्होंने सत्याग्रह किया। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन का नील आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आप तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले ने कहा, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। इतनी दमनकारी व्यवस्था थी नील की खेती। उसी समय वेस्ट इंडीज में देखिए नील उत्पादन कैसे कराया जा रहा है। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपतिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया। फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बेपतिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। ये तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। ठीक, ये देखिए इसमें डाल रहे हैं मजदूर। एक और मजदूर एक मशीनी चरखे से घोल को घुमा रहा है। दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखिए बोरे में भर के सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। ये देखिए बागान मालिक है जो सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। यानी अफ्रीका में भी, वेस्ट इंडीज में भी नील की खेती जबरन कराई जा रही थी। तो ये यहाँ चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में आपने समझा कि ग्रामीण इलाकों पर किस तरह से शासन प्रशासन फैलाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में सुना, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सुना और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके अलावा नील की खेती कैसे शुरू हुई और नील विद्रोह क्यों हुआ और जाके ये चंपागढ़ सत्याग्रह, नील आंदोलन, कैसे पूरा नील की खेती की जो दमनकारी व्यवस्था थी वो बंद हुई। अब ये चैप्टर यही समाप्त है। इसका अभ्यास प्रश्न जरूर कर लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करना है। जैसे ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? नील 3 कठिया पद्धति जो नील की खेती थी उसी के खिलाफ था। महालवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताना है। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे और किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया।
ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तब तक ऐसे ही सारे अभ्यास प्रश्न जरूर कर लीजिएगा और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।